और सुप्रीम कोर्ट निरंतर अपनी जजमेंट्स में पार्लियामेंट को आगाह कर रहा है कि उन्हें इन कानून में बदलाव की आवश्यकता है। वो प्रीति गुप्ता की जजमेंट हो, अभी कुछ महीने पहले अचिन गुप्ता में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और लॉ कमीशन को रिकमेंड किया कि जो 498A में था वही रेप्लिका आपने BNS जो भी आपने पढ़ के बताया कि 85-86 में कोई भी परिवर्तन, इवन कॉमा फुल स्टॉप तक कभी परिवर्तन ना, इस प्रावधान की जो प्रिविलेज है, जो एडवांटेज है या जो बेनिफिट मिल सकता है वो सिर्फ महिलाओं को मिल सकता है। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ करके आया कि ऐसे केस में जहां उत्पीड़न आदमी की हो रही है, हस्बैंड की हो रही है और वो सुसाइड कर रहा है या कोई और उसको दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जाए। लेकिन आज अगर पार्लियामेंट जागेगी नहीं तो मुझे लग रहा है बहुत डिले होता चला जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई सालों से इस बात को कह रही है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट पे या सरकार पे जू तक नहीं रेंग रही। एक प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई और सारे फैमिली मेंबर्स को निरंतर अगले 10 साल तक कोर्ट की पेशियां करनी है, ट्रायल को फेस करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें इनहेरेंट पावर जो 482 में दी हुई है, रेड विद 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, उसके तहत हर को जाकर के कॉशिंग लगानी चाहिए। मेरा ये सुझाव है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। बेंगलोर के एक इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद दिल्ली में चौंकाने वाला मामला आया है, जहां पुनीत खुराना नाम के एक कैफे संचालक ने पत्नी से हैरेस होकर उसके साथ जो क्रूएल्टी हुई उसको लेकर आत्महत्या कर ली। 31 दिसंबर के दिन उसने आत्महत्या करी, जब अगले दिन पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने जा रही थी। उसके परिवार में मातम छा गया, क्योंकि 40 साल के पुनीत ने यह आरोप लगाया और बकायदा वीडियो जारी किया, जैसे अतुल ने किया था, कि मेरे साथ भयंकर क्रूएल्टी हो रही है, मुझे मेरी पत्नी हैरेस कर रही है, और यही दावा उसके परिवार के अन्य लोग कर रहे हैं। लेकिन यहां आज इस पर बातचीत करने का बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि अगर इस पूरे कानून को समझे, यानी कि इंडियन पीनल कोड का 498A और BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, जो सेक्शन 85-86 जो आया, नया कानून आया, और उसमें भी 498 का रेप्लिका है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। वहां साफ तौर पर वुमेन की क्रूएल्टी की बात की गई, यानी कि वुमेन के साथ, महिला के साथ होने वाली क्रूरता। लेकिन वहां का जहां पति ये लगातार कह रहा है, पुरुष लगातार कह रहा है कि मेरे साथ भी तो क्रूरता है, वेदर मेंटल और फिजिकल। हमारे साथ इस पूरी चर्चा, खास चर्चा पे कि क्या कानून होना चाहिए, क्यों ये कानून 85-86 और पुराना 498 जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं बनाया गया था, उस समय की क्या परिस्थिति, और बदलते समाज में अब तो 2023 में आपने लागू किया था, हजारों की संख्या में लगातार केसेस आ रहे थे, फिर भी संसद को नहीं लगा कि 498 या 85-86 जो हम नया बना रहे हैं उसे जेंडर न्यूट्रल तो कर दे, क्योंकि हैरेसमेंट तो महिला भी कर सकती है। पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विकास गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। एक लंबा अनुभव है, 4 दशक से आप लगातार बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल लॉ के आप मास्टर समझे जाते हैं, और इसीलिए आज विकास सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रूएल्टी के एम्बिट में केवल महिलाएं क्यों। विकास सर, अतुल सुभाष के आप लगातार मामले को देख रहे थे, और पुनीत के मामले में भी जब मेरे आपसे वीडियो करने के लिए कहा तब आपने कहा मैं लगातार देख रहा हूं और एक बहुत बड़ी कमी है कानून में, और शायद संसद को यह कानून में बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी है। आप पुनीत के मामले में क्या देख रहे हैं, क्या कानून में जेंडर न्यूट्रल कानून होता है 85 में, कहीं परिभाषा में पर्सन होता, और मैं आपका 1 मिनट लूंगा केवल, मैं केवल 85 की डेफिनेशन अपने दर्शकों के लिए पढ़ दे रहा हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा विकास सर का समझाना। सेक्शन 85 कह रहा है कि हु एवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड of a woman subjects a woman to cruelty such shall be punished with imprisonment for a term which may extended to 3 years and shall also liable to fine। अब यहां क्रूएल्टी को क्या डिफाइन किया है 86 में, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रूएल्टी मीन्स
any willful conduct which is of such a nature as likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of the woman. तो क्रुएल्टी की ये डेफिनेशन महिलाओं के पक्ष में। आज अगर यहां वुमेन की जगह अगर पर्सन होता तो शायद इसकी पत्नी के खिलाफ क्रुएल्टी का मुकदमा होता। विकास सर, इस जनरल न्यूट्रल कानून के ना होने के कारण आज उसके मां बाप क्या करेंगे? बेटा तो चला गया आत्महत्या करके। विप्लव, मैं इस सवाल का आपका जवाब देने से पहले थोड़ी सी भूमिका में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें ये देखना होगा कि ऐसे कानून क्यों बने और कब बने। जिस वक्त समाज की आवश्यकता थी और विमेन के खिलाफ उत्पीड़न था, उनके खिलाफ अत्याचार थे, उस वक्त पार्लियामेंट और सरकारों को लगा कि ऐसे कानून होने चाहिए जो एक डेटरेंट बन के आए और जो एक सुरक्षा का कवच दे पाए औरतों को। और लेकिन कुछ सालों से हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि घर के आपसी झगड़े को निपटाने के लिए, उसको कोर्स को सेटल करने के लिए झूठे 498A के केसेस, उसमें रेप के भी चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट के भी चार्जेस, सेक्शंस लगाए जा रहे हैं अदर फैमिली मेंबर्स पे। और सुप्रीम कोर्ट निरंतर अपनी जजमेंट्स में पार्लियामेंट को आगाह कर रहा है कि उन्हें इन कानून में बदलाव की आवश्यकता है। वो प्रीति गुप्ता की जजमेंट हो, अभी कुछ महीने पहले अचिन गुप्ता में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि और लॉ कमीशन को रिकमेंड किया कि जो 498A में था वही रेप्लिका आपने BNS जो भी आपने पढ़ के बताया कि 85-86 में कोई भी परिवर्तन, इवन कॉमा फुल स्टॉप तक कभी परिवर्तन नहीं किया गया। मिरर इमेज पूरी की पूरी वहीं आपने कर दी। तो उन्होंने लॉ कमीशन को भी कहा कि और के लॉ कमीशन के माध्यम से पार्लियामेंट को कहा कि आप इसमें परिवर्तन लेकर के आइए। अब बात आती है विप्लव की आज के कानून में दो इसमें मूलभूत बड़ी समस्या है। एक तो कि इस प्रावधान का दुरुपयोग, जो प्रिविलेज है, जो एडवांटेज है या जो बेनिफिट मिल सकता है वो सिर्फ महिलाओं को मिल सकता है। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ करके आया कि ऐसे केस में जहां उत्पीड़न आदमी की हो रही है, हस्बैंड की हो रही है और वो सुसाइड कर रहा है या कोई और उसको दिक्कत हो रही है तो वो कहा जाए। आपकी बात सही है कि 498A में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि ये मूल रूप से औरतों के लिए बना गया है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। विकास सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, 498 की बात ही नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूं इस पूरी IPC में, पूरी इंडियन पीनल कोड में पति के लिए, पति मतलब पुरुष के लिए, आप बता दीजिए उत्पीड़न के लिए क्या है उसके पास, क्या साधन। देखिए, अगर जैसे सुसाइड हुआ है इस केस में तो जो बेस्ट केस बनता है वो अबेटमेंट टू सुसाइड बनता है। Correct. लेकिन विप्लव, वो अपने को ये मालूम है कि अबेटमेंट टू सुसाइड प्रूव करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो जाती है, जिसपे हमने पहले भी चर्चा करी है, बात करी है। अभी आज उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय आज वो नहीं है। तो अगर आप ये सही कह रहे हैं कि IPC का अगर मैं देखूं तो इस आत्महत्या में एट बेस्ट अगर कोई सेक्शन लग सकता है तो वो उसकी बीवी के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का लग सकता है, व्हिच अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट चार्ज टू प्रूव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है जो जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात हो रही है, मतलब ये इतने सुप्रीम कोर्ट के न्यूमरस जजमेंट आने के बाद जहां वो लगातार कह रहे हैं कि आप 498 का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी लगातार इस बात को कह रहे हैं और आप जैसे जो वरिष्ठ वकील है वो भी लगातार कह रहे हैं कि समस्या 498A के सेक्शन की नहीं है, समस्या उसके दुरुपयोग की है। आपने उसके दुरुपयोग को कहां, लगातार सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, लेकिन शायद संसद करता तो एक बड़ी उपलब्धि होती है, बड़ी बात होती कि कम से कम उसने इस देश के लाखों करोड़ों पुरुषों के बारे में। आज हालत विकास सर प्रैक्टिकल ये है कि मैं यंग लड़कों से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं साहब शादी नहीं करना चाहते, हम शादी ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता का हिस्सा था और वो इंस्टीट्यूशन भगवान राम और सीता की शादी से लेकर हजारों लाखों महापुरुषों की शादी तक था और वो इंस्टीट्यूशन खत्म होने की कगार पे है। मेरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुनीत खुराना के मामले को अगर हम थोड़ा सा देखें, आप देखिए उसका हैरेसमेंट किस तरह हो रहा था। उसके हैरेसमेंट में उसके पर्सनल अकाउंट्स को आप चेक कर रहे हैं, उसके अंदर की चीजें देखी जा रही हैं, उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है,
और आपके पास एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है उससे निपटने के लिए। अतुल सुभाष के मामले में भी क्या हुआ फाइनली? अतुल सुभाष के मामले में भी आप बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाओगे। एक व्यक्ति की जो मौत हो गई, आत्महत्या कर ली, उसका क्या बराबर आपने अबेटमेंट टू सुसाइड लगाया? आप देखिए प्रूव कर पाते हैं जैसा आपने कहा। पुनीत खुराना के मामले में इस तरह के हैरेसमेंट के लिए निपटने के लिए क्या साधन हो सकता है? आप तो वरिष्ठ वकील हैं, इस तरह के केसेस आ रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? विप्लव, मुझे जो इस समस्या की जो मूल जड़ है कि आपको जेंडर न्यूट्रल लॉ एक अलग विषय है, और सबसे पहली जो बात, और सुप्रीम कोर्ट निरंतर ये कहती जा रही है कि उनको अपेक्षा थी पार्लियामेंट से कि वो बीएनएस में जब नया कानून आएगा तो 498 के प्रोविजंस को डाइल्यूट किया जाएगा या उसको हटाया जाएगा। तो कम से कम मिनिमम उसमें ये बात थी कि आप उसकी क्रिमिनलिटी को खत्म करिए और उसको मिनिमम, या तो उसको डिलीट करिए उस प्रोविजन को, या उसकी धारा की सिवियरिटी को कम किया जाए। क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है विप्लव, उस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम तक भी जो एक फैब्रिक है वो ही अपने आप में खत्म हो रहा है। आपने बात बिल्कुल सही कहा कि आज की नई युवा पीढ़ी शादी करने से कतरा रही है। वो कहती है कि हमें मालूम नहीं कि हमारी वजह से हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन भी इस चक्रव्यूह में फंस जाएं। और निरंतर हो रहा है, रोज लोग आते हैं, माता पिता जिनकी उम्र 70 साल 75 साल, उन पे ऐसे झूठे गंदे एलिगेशन लगे हुए होते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक हमने ये लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जिस तरह से नया कानून सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस नहीं आया था, तो कई सालों तक, क्योंकि वो कानून आया निर्भया के होने के बाद 2013 के बाद, और कई सालों तक, एक दशक से भी ज्यादा विशाखा की गाइडलाइंस प्रिवेल करती रही। मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट चेतेगा नहीं, सरकार नहीं चेतेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को हार करके मजबूरन कोई ना कोई गाइडलाइंस उस उतने मिनिमम टाइम तक के लिए करनी पड़ेगी। क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि लोग अब सुसाइड कर रहे हैं और ये बड़ा बुरा ट्रेंड है, और लोग हजारों की संख्या में लीगल रिपोर्टर को विकास सर फोन करते हैं, वो सबसे कहते हैं साहब हम इतने एरस हैं कि हम सुसाइड करना चाहते हैं। हम उनको समझाते हैं कि सुसाइड नहीं है जी। एक एक व्यक्तिगत केसेस यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, किस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं कि आप उनकी एफआईआर कंप्लेंट तक पढ़ेंगे तो आप शर्मसार हो जाएंगे कि हमारा समाज कि किस तरह से जा रहा है। और अगर कानून ऐसे समाज के पतन का कवच बनेगा तो मुझे लगता है वो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब आप कल्पना करें कि आप 22 साल का लड़का लीगल रिपोर्टर को फोन करके और ये पूछ रहा है कि सर मैं शादी करने के लिए, मेरे माता पिता कह रहे हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, बैंगलोर में काम कर रहा हूं, अच्छी कंपनी में हो, रेपुटेटेड कंपनी हो, 2.5-3 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है मंथली, मुझे ये सजेस्ट करिए कि मैं ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट करूं वुड बी वाइफ से कि वो कल मेरे खिलाफ केस ना करे, मेरे माँ बाप के खिलाफ केस ना करे। मतलब ये है कि कोई हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, हमारी तो एक सैक्रोसेंट है, और जो 7 जन्मों तक के रिश्ते को निभाने की बात की गई वेद पुराण में, और वही हम सिस्टम मानते हैं। लेकिन आज अगर पार्लियामेंट जागेगी नहीं तो मुझे लग रहा है बहुत डिले होता चला जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई सालों से इस बात को कह रही है, और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट पे या सरकार पे जू तक नहीं रेंग रही। नहीं ठीक है विकास सर, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो दर्शक, जो पुरुष लगातार इस हैरेसमेंट से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए सबसे पहले क्या एडवाइस करना चाहें? आत्महत्या तो देखिए कोई विकल्प नहीं है, और लीगल रिपोर्टर इसकी निंदा करता है, आत्महत्या तो बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। और आप ये सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, दोनों तरफ से गलत है। तो आप अगर परेशान हैं तो परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है। फिर भी कानून में क्या है ये विकास सर से जान लेते हैं। विकास सर, इस तरह के हैरेसमेंट को लेके अगर शुरू हो गया है या उसको लगता है कि नहीं साहब ये भविष्य में मेरे माँ बाप भी फंसेंगे, बहन भी फंसेगी, भाई भी फंसेंगे, क्या स्टेप ले? देखिए विप्लव, सबसे बड़ी बात है शर्मनाक का जो चोगा है वो उतारना ही पड़ेगा आपको। जाकर के अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है, आपके घर वालों के साथ है, यू मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू दी पुलिस। और उसमें अगर कोई इंसिडेंट ऐसे हैं कि जो कॉग्निटिबल ऑफेंस बनाते हैं तो पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर करे, ना करे तो आप मैजिस्ट्रेट के पास आइए, कंप्लेंट फाइल करिए। दूसरी बात है कि अगर आपके साथ क्रूएल्टी एज अ पुरुष हो रही है तो आपको भी आगे बढ़कर के डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी आपको फाइल करना चाहिए। इसमें कोई आपको बात नहीं है। और अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होती भी है
तो मजबूती से आपको जब 100 लोग 1000 लोग मजबूती से विभिन्न डिफरेंट हाई कोर्ट्स में खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में और सरकार में और पार्लियामेंट में ये क्लियर संदेश भी जाएगा। बहुत सही बात है, मतलब बहुत बढ़िया बात विकास सर ने कहा, और ये बात आपको समझनी है, और खासकर पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा और बहुत हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि आप पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करें, खासकर मैट्रिमोनियल के केसेस में हस्बैंड या उसके परिवार वाले जा रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं अरे तुम्हारे साथ क्या होता है। मेरे पास आया, उन्होंने कहा साहब एसएचओ साहब हंसने लगे उसको देख के, बोले अच्छा तुम्हारी बीवी तुम्हें परेशान करती है। ऐसे कैसे? आदमी परेशान करता है साहब, बीवी यहां थोड़े ना परेशान करती हैं, कोई मुकदमा नहीं होगा, चलो भगो। आखिर उसमें क्या बीत रही है, आप कैसे समझ लिया? तो आपको ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लगातार दर्शक पूछ रहे हैं रिट को लेके, चूंकि आप लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एफआईआर इस तरह के मामलों में जब मैट्रिमोनियल के केसेस में हो जाती है, तब थोड़ा सा ये बताइए ये 226 और 482 का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर झूठी एफआईआर हो गई है आपके अगेंस्ट में, क्योंकि ज्यादातर हैरेसमेंट तो इसी से हो रहा है, पूरे परिवार का हो रहा है, तो 226 और 482, 226 में आप रिट पिटीशन में जाते हैं और 482 की इनहेरेंट पावर हाईकोर्ट की यूज करते हैं। तो विकास सर बहुत आम साधारण शब्द में हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका प्रयोग कब करें। मान लीजिए एफआईआर हो गई आज, तो इसका कब प्रयोग किया जाए? देखिए मतलब शुरू में तो आपको मालूम होगा कि वो मीडिएशन सेल में भेजते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर इन 498 मैटर। वो जो मीडिएशन, क्योंकि जब अगर वो लड़की ने ठान ही ली है कि मुझे कोई मीडिएशन करनी नहीं है और अपने एलिगेशंस के साथ स्टिक ही करना है, तो वो मजबूरन एक एफआईआर में कन्वर्ट होती है। पुलिस के पास कोई ज्यादा खास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उनको इस एफआईआर को रजिस्टर करना पड़ता है। आज की तारीख में ये अच्छा है कि अमूमन 498 और इन मैटर में, क्योंकि अनीश कुमार की जजमेंट को देखते हुए कोई अरेस्ट नहीं होती है, लेकिन एक प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई और सारे फैमिली मेंबर्स को निरंतर अगले 10 साल तक कोर्ट की पेशियां करनी है, ट्रायल को फेस करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें इनहेरेंट पावर जो 482 में दी हुई है, रेड विद 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, उसके तहत हर को जाकर के क्वेश्चनिंग लगानी चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और अभी कई, मैंने जैसे बताया आपको कि पिछले 1 साल में काफी पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, वो बेल पे मैटर पे हो, पर्सनल लिबर्टी पे हो, क्वेश्चनिंग पे हो, और 498 पे बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के यहां से आई है। और हमने पिछली बार भी ये कहा था कि हम लोग सब अपील करते हैं हाई कोर्ट से कि उन्हें भी एक 482 की एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा 498 के मैटर्स में रिलीफ प्रदान करना चाहिए। दे मस्ट रीड, क्योंकि आप इफ यू टेक द एलिगेशंस एज दे आर, वो तो ऑफेंस बना देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा दैट यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। ये नहीं कि आपने खाली कंटेक्स्ट आपने पढ़ा एफआईआर का, आपको उसके अंदर की मंशा भी समझने की आवश्यकता है, और वो जुडिशियल माइंड, वो जुडिशियल एप्रिसिएशन हाई कोर्ट को 482 में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कि पिछले 6 महीने में 1 साल में पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स ऐसे मैटर में आई हैं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स भी काफी सेंसिटिव हो रही हैं, नोटिस इश्यू कर रही हैं, प्रोसीडिंग्स में अक्यूज को एग्जेम्पशन थ्रू काउंसिल भी दे रही हैं अगर वो प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं कर रहे, क्योंकि स्टे में फिर कई जजमेंट्स आड़े आ जाती हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स आपको अक्यूज को एग्जेम्पशन थ्रू टू अपीयर बिफोर द ट्रायल को, जब तक ये प्रोसीडिंग्स 482 की चल रही होती है, वो कह देते हैं कि आप काउंसिल के थ्रू अपीयर हो जाओ या वीसी के थ्रू अपीयर हो जाओ। तो मुझे लगता है वो भी विकास सर, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने 482 में इससे पहले वीडियो बनाया, इस पे हम वीडियो पे ऊपर लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, हमारे दर्शक वो भी देख सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 482 को वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि एफआईआर आज हुई है तो वो कितने दिन में अप्रोच करें, वो चार्जशीट का इंतजार करें, वो बिफोर चार्जशीट? नहीं, विप्लव आप जिस दिन एफआईआर हुई है, आप उस दिन के बाद से कभी भी आप जाकर के अपनी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि कहीं उनको ये गलत फहमी ना हो, चार्जशीट फाइल हो जाती है तब भी आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। जिस कोर्ट के पास पावर है एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए, उसके पास पावर है चार्जशीट। आप ये ना सोचिए कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो आप मैजिस्ट्रेट के पास डिस्चार्ज में ही जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट किया इलाहाबाद हाई कोर्ट को
कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई और आप कह रहे हैं कि नीचे डिस्चार्ज दीजिए, उसके पास अगर एक प्रावधान है फॉर क्वॉशिंग ऑफ दी चार्जशीट, उसको वो अपने राइट को एक्सरसाइज करने का पूरा अधिकार है करेक्ट, हाई कोर्ट में। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, चार्जशीट की स्टेज किस स्टेज तक 482 को, ये एक बड़ा आता है, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक हैं जो बेचारे झेल रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब हमें 482 का प्रावधान ही हमें लोअर कोर्ट के वकील साहब ने नहीं बताया कि रिट में वो जा सकते हैं या 482 को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन किस स्टेज तक वो अप्रोच कर सकते हैं, इसको लेके क्या कानून है? मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 482 में। सबसे पहली बड़ी बात, आप जिस दिन एफआईआर हुई, आप एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी आप जा सकते हैं। अगर आप लेट हो गए और आपके खिलाफ मानिए कि चार्जशीट भी फाइल हो गई और चार्ज अभी तक नहीं लगा है, आप पे चार्ज नहीं लगा है, आप तब तक भी जाकर के क्वॉशिंग ऑफ द चार्जशीट भी मांग सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो आपके पास एक लंबी अवधि है और इसमें कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है कि 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए तो अब आपके पास से अब आप नहीं फाइल कर सकते। नहीं तो क्या एविडेंस में कोई ऐसा देखा गया है कि बहुत से हमारे दर्शक कहते हैं कि साहब एविडेंस के समय हम गए थे हाई कोर्ट अप्रोच करने, लेकिन देखिए एविडेंस वो तो बहुत ही जी, एविडेंस के समय तो आप नहीं जाएंगे क्वॉशिंग के लिए। जब तक चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तब तक आप क्वॉशिंग ऑफ दी चार्जशीट मांग सकते हैं। वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो मैं जो दर्शक हैं, विकास सर आपने निश्चित रूप से बड़ी कॉन्क्रीट 2-3-4 बातें बताई। देखिए, इस हैरेसमेंट को लेकर निश्चित रूप से संसद को एक जेंडर न्यूट्रल लॉ तो बनाना ही चाहिए, साथ ही आपको भी सजग होना है, आपको भी समझना है कि मेरे खिलाफ ये केस हो गया, ये मुकदमा हो गया, हमको कब उठ के जाना है। आप ये बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कि साहब वो लोअर कोर्ट खारिज कर देगा, वो आईओ नाम बाहर कर देगा। हमारे बहुत से दर्शक कहते हैं कि साहब हम बैठे हैं, हमें लगता है वो पुलिस वाले ने कह दिया है, आईओ ने कह दिया है कि हम नाम बाहर कर देंगे, और वो धीरे से पति और 1-2 लोगों के नाम जोड़ के फिर चार्जशीट कर देता। आपको नहीं इंतजार करना है, आपके पास हाईकोर्ट का पावर है, उसको एक्सरसाइज करने का ये समय है। आप जितना लेट होते जाएंगे, जैसा कि विकास सर ने कहा, उतनी आपको प्रॉब्लम होती जाएगी, क्योंकि बाद में हाईकोर्ट आपसे कहेगा कि अब एविडेंस की स्टेज आ गई है, अब क्या करेंगे, आप जाइए लोअर कोर्ट में साबित करिए। लेकिन प्रोसेस ही अपने आप में पनिशमेंट है। विकास सर की आपने बात सुनी होगी, उनको 4 दशक का अनुभव है, इसलिए वो कह रहे हैं टाइमली जाइए और खत्म करिए, और सुसाइड जैसी टेंडेंसी से बचिए। आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, नहीं झेल पा रहे, डॉक्टर से मिलिए, बढ़िया सलाह लीजिए, और कानून आपके लिए है। विकास सर ने कहा न्यूमरस जजमेंट 1 साल में आए हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसलिए अब लगातार बेहतर रहे, अच्छे कानूनी सलाह लें, अच्छे व्यक्तियों से सलाह लें और उसको प्रोसीड करें। विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो पुनीत खुराना जैसी घटना हुई है वो इस देश में दोबारा ना हो, लोग आपको सुने, समझे और अपने राइट्स को जाने और समझे, उनको एक्सरसाइज भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं